देखिए, अगर ये बाहर से आती तो इसमें दो चीज़ें थी कि 2 ट्रेन का कोई ऑर्डर लेगा नहीं, वो कम से कम 15 से 20 ट्रेन कम से कम का ऑर्डर देते तो लेते वो। ट्रेन का कॉस्ट अलग और टेक्नोलॉजी देने का कॉस्ट अलग, ये सब मिला के अगर देखा जाए, अगर हम 20 ट्रेन ऑर्डर करते तो ये 250-250 करोड़ से कम में नहीं बनती एक ट्रेन का। जी। और वो हम लोगों ने 98 करोड़ में बनाई। मेन जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा में इट्स नॉट मनी मेकिंग, इट इज़ मैन मेकिंग। सो कैसे ये होगा, तो इट ऑल बिगिंस विद द पर्सन। मैन मेकिंग एजुकेशन, हम एक सिलेबस बना सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए वेयर आर द टीचर्स। स्वामी विवेकानंद ने कहा वेयर आर मेन। हम बातें तो बहुत कर सकते हैं, बट वेयर आर मेन। सो कुछ लोग जो हु आर ट्रूली ट्रेन्ड एंड ट्रूली इंस्पायर्ड टू डू दिस वर्क, दे शुड कम इनटू पिक्चर। वो लोग कर पाएंगे इसको। নবাবের জায়গায় এসছি, কাবাব হবে না? नमस्कार, खोज 24 में आपका स्वागत है। सपना देखना बहुत अच्छी बात है और उसको साकार करना और भी बहुत अच्छा बात है। सपना देखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, सपना देखो जो तुमको सोने नहीं देता है, और सपना साकार करना भी चाहिए। हाँ, आज जिसके बारे में खोज 24 बोल रहे हैं वो और कोई नहीं है, मिस्टर सुधांशु मानी, क्रिएटर ऑफ वंदे भारत ट्रेन। আমরা এখন আছি লখনৌতে সুধাংশু মানি স্যারের কাছে। সুধাংশু মানি স্যার, মানে আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন বন্দে ভারত যে ট্রেন নিয়ে আজকে সারা ভারতবর্ষে আলোচনা হচ্ছে। প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী সাহেব বারবার বন্দে ভারতের কথা বলছেন। এই বন্দে ভারতের পিছনে যে কারিগর, সেই সুধাংশু মানির কাছে আমরা এসেছি। আমরা তার থেকে শুনে নেব যে এর পিছনে কি কি করতে হয়েছে, আগামী দিনে ভারতবাসীরা এর কি কি লাভ পাবে। मैं आज़ादी के बाद से अगर शुरू करूं तो ट्रेन का रिकॉल, अगर आप भारतीय रेलवे की एक ट्रेन की छवि अपने दिमाग में लाएं तो एक जैसी ही नज़र आती है। बीच में कुछ एसी कोचेस बढ़ गई, कुछ जर्मन टेक्नोलॉजी की कोच आई, लेकिन और रंग जो है पहले गल्फ रेड होता था, ब्लू हो गया, लेकिन छवि ट्रेन की वही है। बचपन से ही जब रेलवे नहीं भी ज्वाइन की थी तो रेलवे मैगजीन्स वगैरह में मैं देखता था कि स्वैंग की एक हायर बेटर टेक्नोलॉजी, एस्थेटिकली सुपीरियर, वो ट्रेन्स की जो एक इमेज जापान या यूरोप की थी, वैसी ट्रेन्स हमेशा ये दिमाग में रहता था कि हमारे यहाँ क्यों नहीं है। और रेलवे में सर्विस में आने के बाद भी मैं इस पोजीशन में तो नहीं था कि कुछ कर सकूं, इसके बारे में बातचीत होती थी। हमेशा ये माइंड में रहता था कि ऐसी ट्रेन्स हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकती। तो इस पे चर्चा भी शुरू हो गई थी 1990s में, और चर्चा चलती रही। तमाम इश्यूज़ थे, डिपार्टमेंटलिज्म, इंपोर्ट लॉबी, और वो बन नहीं पा रही थी वैसी ट्रेन। अपॉर्चुनिटी उसका आया जब उसका 21 महीने था रिटायरमेंट के लिए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में उसको जीएम बना दिया गया। तो वो चूँकि माइंड में एक था कि ऐसी ट्रेन हम अपने देश के लिए भी बनाएं, तो वो जब मौका मिला है जनरल मैनेजर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पोस्टिंग होने के बाद, तो मैंने सोचा कि अब यहाँ रह के इतनी बड़ी फैक्ट्री का इंचार्ज होके अगर ये काम नहीं कर पाऊँ मैं, तो यहाँ पोस्टिंग बेकार है। तो इसकी आइडिया की जेनेसिस तो यही थी। सबसे पहले तो ये था कि जो
वहाँ का स्टाफ और ऑफिसर्स थे जो कि मुझे विरासत में मिले, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। तो उनको जो मैंने देखा आने के बाद अगस्त 2016 में, तो मैंने देखा कि ये बड़े काबिल लोग हैं और इनको कुछ करने की इनमें एक उत्सुकता भी है। इसको कहें इंग्लिश में हुत्सपा, एक बेचैनी, एक उत्तेजना कि हम लोग वही तरह की ट्रेनें बनाते जा रहे हैं, एक नई तरह की एक मॉडर्न ट्रेन क्यों ना बनाएं। तो वो जब उनमें मैंने देखा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं सही जगह पे हूँ, सही लोगों के साथ हूँ और ये करने वाला काम है। क्या क्या अड़चन आ रहे थे, क्योंकि मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट और भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्वमेंट, क्या क्या इशू आ रहे थे? पहली अड़चन तो ये थी कि जीएम्स को एम्पावरमेंट तो बहुत मिला है इस गवर्नमेंट। जीएम कुछ भी किसी तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकता है, सब कुछ है, लेकिन कोई नई ट्रेन बनाने के लिए मंत्रालय से सैंक्शन चाहिए। तो पहली अड़चन तो था सैंक्शन। उसमें बहुत अड़चनें आई क्योंकि लोगों ने तरह तरह के विचार थे लोगों के कि ये पब्लिसिटी चाह रहे हैं और अब ये स्पिनिंग यार्न करना है नहीं इनको। इंपोर्ट जो करना चाहते थे उन्होंने कहा भाई ये करने जाएंगे तो इंपोर्ट रुक जाएगा, बना तो ये पाएंगे नहीं, और इंपोर्ट करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं वो भी रुक जाएगी। तो ये तरह तरह की नेगेटिविटी थी। एक चेयरमैन रेलवे बोर्ड उस समय थे मित्तल साहब, उनका सपोर्ट मिला। उनसे मैंने कहा कि साहब आप इंपोर्ट वगैरह जो करना है आप करिए, हम लोग क्या रोकेंगे आपको, लेकिन आप जितने में इंपोर्ट करेंगे उससे 1/3 दाम में हम लोग ट्रेन खुद बना सकते हैं और आपको लगता है कि हम बना सकते हैं तो हमें सैंक्शन दे दीजिए 2 ट्रेन का, बाकी जो करना है आप लोग करें। तो उनको परसुएट करने में थोड़ा वक्त लगा लेकिन वो मान गए, उन्होंने सैंक्शन दिया। सुधांशु बानी जब ये प्रोजेक्ट लिया था तो उसमें बहुत सारा ऑफिसर लोग, बहुत सारा वर्कर लोग बोला था अगर सर ये टाइम में नहीं बना, ये काम टाइम में ये ट्रेन नहीं बना और चला भी नहीं ठीक, तो इसका दाय कौन लेगा? हमारे स्टाफ ऑफिसर्स ने कहा कि भाई हम लोग एक्साइटमेंट तो बहुत है, ज़रूर करेंगे ये काम, लेकिन 200 करोड़ आप खर्च कर देंगे और पहली बार डी नोवो कोई ट्रेन की डिज़ाइन यहाँ होने वाली है जिसमें ऐसी भी चीज़ें हैं जो पहले नहीं हुई हैं इंडिया में, और अगर ये नहीं चली तो इसका फिर जो है ठीकरा कहाँ फोड़ा जाएगा, ये कौन इसका ज़िम्मेदार होगा। तो तब मैंने उनसे कहा कि भाई देखो मैं तो रिटायर हो जाऊँगा। अप्रैल 17 की बात है ये जब सैंक्शन मिल गया था, 21 महीने मेरी सर्विस के और हैं, और रिटायरमेंट के बाद मेरा क्या करेंगे ये अलग बात है कि कुछ कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन तो अगर नहीं बन पाई तो जिम्मेदारी मेरी, पर अगर बन गई आप लोगों के एफर्ट से तो आप देश को एक ऐसी चीज़ दोगे कि ये सारा क्रेडिट आप सब लोग का होगा, मेरा भी होगा, आपका भी होगा। तो ये की अड़चन इस तरह दूर की, वो एक जो रिलक्टेंस, जो डाउट था लोगों के मन में, वो दूर करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो टीम चूँकि अच्छी थी इसलिए हो पाया। एक अड़चन ये थी कि इस तरह का प्रोजेक्ट जहाँ आप डिज़ाइन कॉन्सेप्ट से लेके डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर, टेस्टिंग, ये किसी अच्छी कंपनी के पास आप जाइए तो ये 36 से 42 महीने लगते हैं। राइट। अब अगर हम अप्रैल 17 में काम शुरू करते और दिसंबर 18 जब मैं रिटायर हो रहा था तब तक हमारा डिज़ाइन वर्क कंप्लीट हुआ होता, मैन्युफैक्चर स्टार्ट नहीं होता। अच्छा। चूँकि 36 से 42 महीने का प्रोजेक्ट होता है, तो हो सकता है नया लीडर आके ये कहता कि ये झमेला आपने क्यों मोल लिया और आप जो बनाते रहते वो बनाते रहिए, किसने कहा आपको कि आप ये वाई हैव यू परचेज दिस ट्रबल। तो एक रिस्क रहता कि प्रोजेक्ट अबैंडन हो जाता। तो ये एक जेन्युइन कंसर्न थी उनकी कि भाई हमारी सब मेहनत बेकार हो जाएगी। तब उस समय मैंने ये कहा कि इसका एक ही इलाज है कि हम लोग दिन रात इतनी मेहनत करें। बाहर के कंसल्टेंट्स हैं, उनसे बात करनी है तो उनके टाइम के हिसाब से लेट रात तक, मान लीजिए पोलैंड में थे एक कंसल्टेंट, तो लेट रात तक काम करें। वी बर्न आवर मिडनाइट ऑयल, हम काम इस तरह से करें जो पहले नहीं हुआ है कभी। और मेरे रिटायर होने के पहले कैलेंडर ईयर 2018 में ये ट्रेन बाहर कर दी जाए।
ये सबको पता रहे कि 2018 में ही निकलनी है, इसलिए हम लोगों ने उसका अप्रैल 17 में ही ट्रेन का नाम ही रख दिया था ट्रेन 18। और वो फिर मेहरबानी समझिए, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, वो ठीक 18 महीने में बन के भी तैयार हुई और अक्टूबर 2018 में लॉन्च की गई। तो आपको इतना तो हौसला था जो हाँ हम रिटायरमेंट के पहले इसको लॉन्च कर देंगे। उसके लिए ज़रूरी था कि सब लोग बहुत मेहनत और कमिटमेंट के साथ काम करें, और वो चीज़ टीम में दिख रही थी। तो हमको एक रीज़नेबल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था कि ये दिसंबर 18 से बन जाएगी, से पहले बन जाएगी। और जैसे जैसे काम होता गया, रोज़ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फेलियर, कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट होता था, फिर उसका सॉल्यूशन निकलता था, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन एंड तक एक डाउट, एक जिसको कहा जाए कि कोई ना कोई ऐसे इश्यूज आ जाते थे, तब लगता था कहीं ये दिसंबर के ज़्यादा आगे ना चले जाए। लेकिन बस वही सबकी मेहनत रही और अक्टूबर एंड तक ट्रेन बन के तैयार हुई। फर्स्ट ट्रेन जब रन किया, कहाँ से कहाँ तक किया? देखिए, इसका पहले तो ट्रायल जो RDSO करता है वो कई महीनों का काम होता है। उस समय चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे अश्विनी लोहानी साहब, उनकी मदद से ये बड़ी तेज़ी से इसका ट्रायल वगैरह हुआ। तो दो तरह के ट्रायल मेन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जो दो मेन बताऊं। एक जो रेगुलर नॉन राजधानी ट्रैक है, मेन लाइन ट्रैक बोलते हैं, उस पर इसको 115 किलोमीटर पे टेस्ट किया जाता है। अच्छा। उसके बाद जो राजधानी का ट्रैक है, उस पे जिसके लिए ये बनी थी ट्रेन, उसमें 180 किलोमीटर पे टेस्ट किया जाता है, जिससे 160 किलोमीटर पे चलाने के लिए इसकी क्लियरेंस मिले। तो पहला ट्रायल इसका मेन लाइन वाला ये हुआ था मुरादाबाद के पास, और दूसरा जो राजधानी वाला था ये हुआ था सवाई माधोपुर राजस्थान में, कोटारा सवाई माधोपुर के पास। ये दो जगह ट्रायल हुआ, और ट्रेन जब कमर्शियल सर्विस में आई पहली, तो ये PMO का डिसीजन था। उन्होंने ट्रेन दिल्ली से बनारस पहली चालू की, वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से, और जो अभी भी बड़ी सक्सेसफुली चल रही है। जी। अगर ये ट्रेन हम बाहर से लाते हैं, पहले तो बाहर का कोई भी, आप पोलैंड में जाइए, जापान में जाइए, फ्रांस में जाइए, जहाँ भी जाइए, कम से कम 20-30 ट्रेन अगर ऑर्डर नहीं होगा तो वो लोग नहीं देगा। अगर देगा भी, उसका कॉस्ट पड़ता था 200 करोड़, और सुधांशु मानी ये 98 CR में कंप्लीट कर दिया इन इंडिया में। देखिए, अगर ये बाहर से आती तो इसमें दो चीज़ें थी कि 2 ट्रेन का कोई ऑर्डर लेगा नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं बैठती है। वो कम से कम 15 से 20 ट्रेन कम से कम का ऑर्डर देते तो लेते वो, और उसमें फिर एक बहुत मोटी एक टेक्नोलॉजी फ़ी भी लेते। ट्रेन का कॉस्ट अलग और टेक्नोलॉजी देने का कॉस्ट अलग, ये सब मिला के अगर देखा जाए, अगर हम 20 ट्रेन ऑर्डर करते तो ये 250-250 करोड़ से कम में नहीं बनती एक ट्रेन का। जी। और वो हम लोगों ने 98 करोड़ में बनाई। तो चूंकि सारा काम इंडिया में हुआ, इंडस्ट्री से बहुत सपोर्ट मिला, इंडियन इंडस्ट्री से, उन लोगों ने बहुत काम किया इसमें। तो ऑब्वियसली जब देश में काम होगा तो कम दाम में भी होगा, प्लस डिज़ाइन का एफर्ट सारा ICF का था, जो कि डिज़ाइन का भी एक मेजर कॉस्ट होता है अगर बाहर से आप लाएं। तो इन सब वजह से जो चीज़ 200, 250, 250 करोड़ में बनती, वो 98 करोड़ में बन के तैयार हुई। अपना देश में अगर कुछ प्रोडक्ट बनेगा, उसका कुछ खराब होगा, तो उसका रेक्टिफाई करने का एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है। बाहर में अगर ऑर्डर देंगे तो नहीं होगा। इसीलिए सुधांशु मानी पहले से ही ठान लिया कि हम कुछ बनाएंगे तो मेरा देश में ही बनाएंगे। हमारे यहाँ दो तरह के लोग बहुत हैं। एक तो वो एक कॉम्प्लेक्स में है कि इंडिया में कुछ नहीं हो सकता और विदेश से आना चाहिए। विदेश से तो अच्छा सामान आ ही सकता है, कोई शक नहीं है, लेकिन इंडिया में नहीं हो सकता, ये मान के चलते हैं, और उस हिसाब से फिर आप जानते हैं क्या होता है फिर। एक और तरीके के लोग हैं जो, जिसको मैं फूल हार्डी बोलूँगा, जो ये समझते हैं कि यहाँ सब कुछ हो सकता है। वो भी ठीक नहीं है। एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। आप शुरुआत करेंगे, ख़राब बनेगी शुरू में, पर आपकी अपनी है, फिर आप उसको इम्प्रूव करेंगे, तो धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन एक दिन आप वर्ल्ड क्लास लेवल पे पहुंचेंगे। एक बड़प्पन जो है उनका, हम लोग जब गए थे लखनऊ में, उन्होंने बोला देखिए ये वर्ल्ड क्लास ट्रेन तो नहीं है,
ये जो मीडिया हाइप दे दिया वर्ल्ड क्लास नहीं, मगर इंडिया में जो ट्रेन बना हुआ है ये बेस्ट है। तो ये एक लीडरशिप का बड़प्पन है। तो इस प्रोजेक्ट से ये साबित होता है कि आप शुरुआत करिए। आप हो सकता है पहली बार में उतनी अच्छी ना बना पाएँ, वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाए, और वर्ल्ड क्लास नहीं बनी थी। मैं नहीं कहता कि वर्ल्ड क्लास है, मीडिया में जो भी लोग कहें, मैं बनाने वाला आपको कह रहा हूँ कि नियर वर्ल्ड क्लास थी, वर्ल्ड क्लास नहीं थी। और इसमें अभी काम करने की ज़रूरत है कि इसको वर्ल्ड क्लास बना दिया जाए, हो जाएगी। शुरू में ही इसको वर्ल्ड क्लास बोलना गलत है, क्योंकि फिर आप आगे इसमें इम्प्रूवमेंट आपके नज़र से उतर जाएगा। तो ये मेन चीज़ जो इससे ये होती है कि जो सामने आई कि भाई बहुत कुछ देश में हो सकता है, शुरुआत करने की बात है, और स्किल एक्सपर्टीज सब अवेलेबल है। इसमें कमिटमेंट चाहिए लोगों का, और वो कमिटमेंट कहाँ से आएगा? वो दो चीज़ों से आएगा। एक तो लीडरशिप जो उनको ये कॉन्फिडेंस दे, और दूसरा जो प्राइड है ओनरशिप की कि ये हमारी अपनी चीज़ है। वो प्राइड से आप जितना कर सकते हैं उससे 110-120% ज़्यादा करके दिखाएंगे अगर आपकी अपनी चीज़ होगी। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा यही सामने आता है, और मेरे हिसाब से हज़ारों ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं देश में। केवल लीडरशिप, एम्पैथी, पैशन और सेंस ऑफ पर्पस से सामने आए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ट्रेन ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ इधर से उधर को जोड़ते हैं। सही है। देखिए, ट्रेन शुरुआत ट्रेन की हमारी अंग्रेज़ों ने की। उनका इरादा था ट्रेन, चूँकि उनको कंट्री को रूल करना था, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मिलिट्री हार्डवेयर ट्रांसफ़र, ये सब उनका इरादा था। लेकिन उन्होंने जो क्रिएट किया उसका फ़ायदा ये हुआ कि देश जुड़ गया, जो आप कह रहे हैं, और वहाँ से यूनिटी आई, और उस यूनिटी से हम फ्रीडम की तरफ आए, और उस फ्रीडम से आज़ादी के बाद भारत के ग्रोथ की तरफ आए। उसमें भी रेलवे ने बहुत बड़ा काम किया। तो आपकी बात सही है। भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है इंडियन रेलवेज़ का और ट्रेन्स का एक बहुत बड़ा हाथ है, और रहेगा। इसलिए वो इम्पोर्टेंस को तो नकारा नहीं जा सकता। आप सही कह रहे हैं। अभी तक कितना वंदे भारत ट्रेन अक्सर से निकल है? देखिए, इसमें थोड़ी अनफॉर्चुनेट नेगेटिविटी आ गई थी। रीज़न उसके जो भी हों उसमें ना जाएं हम लोग, लेकिन ये दूसरी ट्रेन आ गई थी 2019 के शुरू में। उसके बाद से 3 साल तक बंद रहा। ये प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में बोलते रहे, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में अनाउंस किया, नए मंत्री जब आए तो ये फिर से पिकअप किया, और उसके बाद से 15 अगस्त को तीसरी निकली, और उसके बाद से 3 और निकल चुकी हैं, यानी कि टोटल 6 हो चुकी हैं आज तक। इतना सारा पॉलिटिक्स करके हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। 1950 में चाइना का प्रीमियर आके बोल रहा है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज ब्यूटीफुल, हम चाइनीज इंजीनियर को इधर भेजेंगे। अभी चाइना कहाँ, हम लोग कहाँ। और एक बात है, आपने बोला टीम गेम, आपने जो टीम गेम बनाते ये सिर्फ सुधांशु मनी का नहीं है, पूरा टीम का है। ये सरकारी जगह में, हर जगह में ऐसे अगर टीम होगा तो हम लोगों को लगता है हाँ सरकार का काम और भी आगे बढ़ेगा और बेहतर होगा। कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि लोग तो वही हैं, और आम तौर पे कोई भी आदमी हो, 2% को छोड़ दीजिए, 20-30% तो ऐसे होते हैं जो उनको बस आप छाती उनकी ठोक दीजिए, वो काम करने को तैयार हैं दिन रात। बाकी देखते हैं कि भाई काम करने से कोई फ़ायदा है कि नहीं, या ना काम करने से कोई नुकसान है क्या। वो लीडरशिप का काम है ये दिखाना कि काम करने से फ़ायदा चाहे ना दे पाएँ आप, क्योंकि वो तो सेल्फ मोटिवेटेड है। नहीं काम करने वाले का नुकसान हो सकता है, ये दिखाना ज़रूरी होता है। तो आपका 98% आदमी जो है आपके साथ काम करने में आ जाएगा। तो सरकार में हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ये मैसेज जानी चाहिए कि भाई काम नहीं करने पे नुकसान है। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन इटसेल्फ विल सी टू इट दैट पूरी टीम आपके साथ काम करे। और आमतौर पे चूँकि सरकार में चलता है, और लीडरशिप को भी काम नहीं करके दिखाने से कोई नुकसान नहीं होता। आम तौर पे आम टीम मेंबर्स को छोड़िए, लीडर को कोई नुकसान नहीं होता काम नहीं करने से। तो वही मैसेज नीचे जाती है। अगर लीडरशिप ठीक हो जाए तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। सर, इतना बड़ा काम किया है, ये आप क्या उम्मीद रखते हैं जो सरकार का कुछ अवार्ड आपको
मिल सके, मिलना चाहिए। नहीं देखिए, वो काम जब किया हम लोगों ने और टीम ने, तो हमको तो यही नहीं पता था कि हम लोग कोई बड़ा काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो हम लोग को लगा कि भाई एक ट्रेन बना रहे हैं, अपना जो जिस चीज़ के लिए नौकरी में है वो पूरा कर रहे हैं। और वो ट्रेन जब बन गई तो जो उम्मीद से ज़्यादा पब्लिसिटी और प्यार मिला लोगों का, आपके जैसे लोगों का, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है। एक रिकग्निशन हम लोग को पब्लिक से मिल गया। सरकार से रिकग्निशन मिले या ना मिले उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक आफ्टर ऑल एक ट्रेन, ये कोई चंद्रयान तो या मंगलयान तो नहीं है, लेकिन इस ट्रेन से इतना मुझे और टीम को रिकग्निशन मिला, यही बहुत बड़ा अवार्ड है। सुधांशु मानी सर, सपना जो देखा है वो साकार किया है। कोई भी सेक्टर में अगर आदमी पॉजिटिव थिंकिंग से आगे बढ़े तो वो सब कुछ कर सकता है। ये जो एक पॉजिटिव ऊर्जा है, ये सबको लेना है। हम लोगों को जो नेगेटिविटी नहीं होगा ये छोड़ के हम लोगों को आगे बढ़ के काम करना है। और हाँ, कोई भी जगह में अगर ऐसी सुधांशु मानी है तो उसको कम से कम काम करने का मौका दिया जाए और हमको और हमारा देश को नया नया आविष्कार मिले। ये मेक इन इंडिया बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। और ये जो करके सुधांशु मानी दिखाया है, मैं अनुरोध करूंगा हर जगह में सुधांशु मानी फैल जाए और इंडिया को हर एक नया आविष्कार मिले। সত্যের খোঁজে আমরা গেছিলাম একটু লখনৌ আর কানপুরে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম রামকৃষ্ণ মিশন। নিজেদেরকে আটকাতে পারলাম না। আমি এবং আমার ভাই সঞ্জয় দুজনেই গেলাম কানপুর রামকৃষ্ণ মিশনে। রামকৃষ্ণ মিশনের এমব্লেম অর্থাৎ লোগো এর পিছনে একটা কাহিনী আছে। চলুন স্বামীজিদের মুখ দিয়ে শুনি সেই কথাগুলো। সূর্য উঠছে, হাঁস আছে, জল আছে, পদ্ম প্রস্ফুটিত হচ্ছে, আর একটা সাপ, সার্পেন্ট এনসার্কলিং দ্য হোল থিং। তো ওটার মানে ওটা কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ নিজে এঁকেছিলেন। বেদান্ত সোসাইটি অফ নিউ ইয়র্ক যেখানে আমি আছি, সেখানে একদিন সকালবেলা একজন ডাচ ভদ্রলোক, উনি স্বামী বিবেকানন্দের লেকচার উনি ছাপাতেন। তো উনি এসে জিজ্ঞেস করলেন সকালবেলা ব্রেকফাস্ট টাইমে, স্বামী ইট উইল বি গুড টু হ্যাভ আ লোগো, যেটা আমরা ছাপিয়ে বিক্রি করবো, তো একটা লোগো থাকলে ভালো হয়। তো স্বামী বিবেকানন্দ ওইখানে একটা পেপার নিয়ে, বর্ণনা আছে, উনি চট করে কেটে একটা স্কেচ করে এরকম করে ছুঁড়ে দিলেন ওর দিকে, ডেস্কের ওভার দ্য টেবল। ড্র ইট টু স্কেল বলে দিলেন। তো এর মানে হচ্ছে কি ইচ ওয়ান অফ দেম, হ্যাঁ, যেমন হংস আছে, হংসের হচ্ছে কি এটা পরমাত্মা। পরমাত্মার দর্শন কিভাবে হবে? তো চারটে জিনিস আছে, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি আর কনসেন্ট্রেশন। তো এই চারটে জিনিসে কর্মের হচ্ছে জল, নিচে যে জল আছে, আর যে পদ্ম হচ্ছে সেটা ভক্তি,
আর যে জ্ঞান হচ্ছে সূর্য, আর যে কুণ্ডলিনী শক্তি যে সাপ যেটা বলি ওটা রাজযোগ। তো চারটেই, এই চার যোগের যদি আমরা সমন্বয় করি তো তন্নো হামসব প্রচোদয়াৎ। উনি বলছেন জ্ঞান, ভক্তি অ্যান্ড কর্ম yoked to the power of yoga। এই তিনটে জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের পেছনে যোগের যদি পাওয়ার থাকে তখন ভগবান লাভ করা যেতে পারে। যোগের পাওয়ারটা, পাওয়ার অফ যোগ মিনস পাওয়ার অফ ফোকাস, পাওয়ার অফ কনসেন্ট্রেশন। পড়াশুনো শুধু কেন, ভগবান লাভ অব্দি হতে পারে ওই পাওয়ার অফ ফোকাস, পাওয়ার অফ কনসেন্ট্রেশন দিয়ে। 15 ডিসেম্বর মা শারদার জন্মদিন, কানপুর রামকৃষ্ণ মিশনও তার আড়ম্বর চলছে। हाँ, कल माँ शारदा का 170th बर्थडे है, तो इसलिए यहाँ विशेष पूजा होगा मंदिर में। पूजा के बाद हवन, हवन के बाद फिर आरती, फिर भजन, फिर पुष्पांजलि, फिर अंत में सभी भक्तों को खिचड़ी प्रसाद भी दिया जाएगा। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई 700 से 800 भक्त आएंगे। फिर शाम को फिर दोबारा एक प्रवचन भी होगा माँ की टीचिंग्स के ऊपर में। और यहाँ ये एक पॉपुलर फेस्टिवल जैसा है, बहुत से लोग आएंगे। সত্যি এক এক সময় ভাবলে অবাক লাগে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কামারপুকুর, জয়রামবাটি, বাগবাজার, দক্ষিণেশ্বর এইসব জায়গায় বসে মা শারদা কিন্তু সারা পৃথিবীতে কিরমভাবে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করে গেছেন, সত্যি ভাবা যায় না। স্বামীজির স্বপ্ন ছিল সারা পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ মিশন হবে। প্রথমেই তিনি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বেলুড় মঠে, এবং বেলুড় মঠ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরে যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার পিছনে যার অনবদ্য ভূমিকা তিনি হলেন শ্রী মা শারদা। কানপুর রামকৃষ্ণ মিশনে যখন কথা হচ্ছিল ওখানকার দুই একজন লোক বলছে, ওয়েস্ট বেঙ্গলে শিক্ষার এত দুরবস্থা চলছে কেন, কেন ওখানে এত শিক্ষা নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। সত্যি শুনে না মনটা ব্যথিত হলো। কিন্তু কানপুরের প্রধান মহারাজ বলছে শিক্ষা কিন্তু সেটাই যেটা মনুষ্যত্ব তৈরি করে, বিবেক তৈরি করে। एजुकेशन में वैल्यूज़ का बहुत बड़ा स्थान है। वैल्यूज़, हायर वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़। सो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो आज का सिस्टम है, इस सिस्टम में वैल्यूज़ को बहुत साइड लाइन कर दिया है। सिर्फ एकेडमिक, सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को बहुत साइड लाइन कर दिया है। दैट शुड बी चेंज्ड, तभी उसी से सब परिवर्तन होगा। जैसे रामकृष्ण मिशन से ही मेरे पास एक किताब है, मैनिफेस्टिंग इनहेरेंट परफेक्शन। इसमें आर्टिकल्स हैं जो रामकृष्ण मिशन के जो एजुकेशन का जो ये इतना बड़ा वर्ड है उसमें वैल्यूज़ पे बहुत एम्फेसिस दिया जाता है। সঠিক শিক্ষা যদি আমরা না দিই মনুষ্যত্ব তৈরি করার ক্ষেত্রে, তাহলে কিন্তু একাডেমিক শিক্ষার কোনো মানে হয় না,
আইপিএস হলো, ইঞ্জিনিয়ার হলো, ডাক্তার হলো, আইএস হলো, কিন্তু সে সমাজের কোনো কাজে লাগলো না, সমাজের যে কোনো দুরবস্থা থেকে সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল, তাকে ঠিক সঠিক শিক্ষা বলে না। শিক্ষা সেটাই যেটা আপনার বিবেক জাগ্রত করে, শিক্ষা সেটাই যেটা আপনাকে মনুষ্যত্ব তৈরি করতে সাহায্য করে। श्री रामकृष्ण देव एक सुंदर उदाहरण देते थे, कहते आपके पास अगर ज़ीरो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ज़ीरो के साथ एक डिजिट लगा देंगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, आपके पास अच्छा एकेडमिक है, हाई आईक्यू है, डिग्रीज़ हैं, कनेक्शंस हैं, देयर ऑफ नो वैल्यू, कोई उसका यूज़ नहीं है जब तक उसे डिजिट ना हो। वो डिजिट है ह्यूमन वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़। अगर स्पिरिचुअल या मानवीय या आध्यात्मिक मूल्य अगर ना हो जीवन में तो ये सब ज़ीरो हो जाता है। ये सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति का जीवन खाली खाली रहता है। तो इन वैल्यूज़ पे बहुत एम्फसिस देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने तो मैन मेकिंग एजुकेशन की बात की, और कंप्लीट मैन मतलब उसमें डेवलपमेंट ऑफ हेड, विचार शक्ति का जो विकास है, और डेवलपमेंट ऑफ हार्ट जो दूसरों के लिए फीलिंग है, निस्वार्थता है, उस पे एम्फसिस दिया। और तीसरा हैंड, 3 H's, हेड, हार्ट एंड हैंड। हैंड मतलब कार्य कुशलता, क्षमता। तो ये तीनों की डेवलपमेंट जब होगी तभी तो मनुष्य की जो एजुकेशन है कंप्लीट होगी। করোনা প্যান্ডেমিকের সময় সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছিল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। আমরা অনলাইনে দ্বারস্থ হয়েছিলাম, কিন্তু এই সময় এই অনলাইনে দ্বারস্থ হওয়ার জন্য কি কি কুপ্রভাব এবং কি কি সুপ্রভাব ছাত্রদের উপর পড়েছে, চলুন আমরা শুনে নিই কানপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের মুখ থেকে। असल में ये डिजिटल वर्ड जो है डबल एज स्वॉर्ड है, यहाँ से भी काटता है और वहाँ से भी काटता है। तो जैसे आग है, आग से आप खाना भी बना सकते हैं या घर भी जल सकता है। तो ये इसका जो सोशल मीडिया है, डिजिटल वर्ड है, ऑनलाइन वर्ड है, इसका कुछ एडवांटेजेस तो है, लेकिन ये व्यक्ति को काफ़ी लेज़ी भी बना देता है और एडिक्टेड हो जाते हैं। जिसको भी देखो बस अपना सेल फ़ोन लेके ही बिज़ी है, एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकता। मेरे को लगता है काफ़ी इस पे रिस्ट्रिक्शन हमें एक ट्रेन होके करनी चाहिए कि हमें इसका कितना यूज़ करना चाहिए, कितना हम स्क्रीन पे रहें, कितना स्क्रीन पे ना रहें, ये हमको सोचना चाहिए। इसको हम कहते हैं विवेक शक्ति, विचार शक्ति। ये मनुष्य के पास है, इसका उपयोग करना चाहिए। नहीं तो नॉट ओनली के हम जो देखते हैं उसका एक डेटा फिर कंपनीज़ के पास जाता है, इससे फिर वो अपना एक बिज़नेस भी बनाती हैं। देन उसको और ज़्यादा से ज़्यादा हमको उसमें कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस पे एक हमें एक पर्सनल लेवल पे हमें रिस्ट्रिक्शंस करना चाहिए। এবার শুনে নেব কানপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন ছাত্র, তার মুখে রামকৃষ্ণ মিশনের ডিসিপ্লিনের কথা। আমি মনে হয় আগে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে না পড়তাম তাহলে আমি এই পজিশনে পৌঁছতাম না। এখানে পড়ালেখাটাই আজকে আমার মধ্যে এরকম জিনিস এসে গেছে কি আমি কারোর সাথে মানে কথা বলতে আমাকে মানে যে সেগমেন্টে আমি জানি সেটাতেও আমি কথা বলি, যেটাতে না জানি ওটার জন্য আমি আরও ভেরি মাচ ইগারনেস থাকে আমার মধ্যে। রিজন বিহাইন্ড দ্যাট ডিসিপ্লিন ইজ দ্য অনলি থিং। রামকৃষ্ণ মিশনে আপনি বলেন কি আর্থকুয়েক এসছে, মিশন আগে ঠিক আছে ফিজিক্যালি, মেন্টালি, স্পিরিচুয়ালি, এখানে আরতিটা ডিউ টাইমে হবেই হবে। আপনি লাঞ্চ, ডিনার, ব্রেকফাস্ট সব কিছু এভরি টাইমে পাবেন, যা কিচ্ছু হয়ে যাক। মানে একটা বলে না ইন কমন লাইফে কিছু প্রোটোকলস থাকে, এখানে টোটালি প্রোটোকলসের মধ্যে সব কিছু থাকে। তো এটাই তফাৎ হচ্ছে এই স্কুলের আর এই রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্থায়। আমিও তো বেশি জায়গা না, কিন্তু বেলুড় মঠ আর অনেক অনেক জায়গা গিয়েছি আমি, সব সেম আছে, এভরিথিং ইজ সেম। সেরকমই প্রেয়ার আছে, সেরকমই পুরো শ্রাইন আছে, সেরকমই পুরো মানে অ্যাক্টিভিটিস আছে। তো এভরিথিং ইজ ওভার দেয়ার ইজ সেম। কেন? রিজন বিহাইন্ড দ্যাট ডিসিপ্লিন আছে। ওখান থেকে ওরা বলেছে ইন জেনারেল আমি আপনাকে বললাম দাদা আজকে আমি আসতে পারবো না। কেন আসতে পারবো না? ঠিক আছে, কিন্তু এখানে কেন আসতে পারবো জন্য কিছু নেই। কেন কি মিশনের যে বিমটা আছে না ওটাতে লেখা আছে আশ্রম আসার জন্য 1000 বার আছে,
যাওয়ার জন্য 10,000 বার আছে। মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু পিস ইন ইউর লাইফ, পিস মানে কি আর খালি টাকাই হয় না দাদা, মেন্টালি হয়। আমি আপনার সাথে 10 বছর পরে ভাবলেন ইউএসএ দেখা হলো, আপনি বললেন ইয়ার মিস্টার ডে তোমার সঙ্গে তো কানপুরে দেখা হয়েছিল, একটা ফিলিং আসলো না ওই জায়গাটাতে, ওই মাইন্ড পিস। এখানে সেই জিনিসটা প্রত্যেক দিন থাকে। প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমরা খোঁজ 24 বলতে চাই, যারা শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করছেন একটু চিন্তা করবেন যে আপনারা প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে পারছেন किना। मेन जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा में इट्स नॉट मनी मेकिंग, इट इज़ मैन मेकिंग। यस। सो हम क्या दूसरों के लिए कर सकते हैं, निस्वार्थता, और जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक आध्यात्मिक लक्ष्य हो, और उस लक्ष्य के अनुसार है अराउंड दैट सेंट्रल गोल ऑफ लाइफ और भी चीज़ें हैं, जैसे देयर इज़ अ मटेरियल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एस्थेटिक्स डेवलपमेंट, एटीट्यूड ऑफ सर्विस, ये सब होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल जो है वो स्पिरिचुअल पर्पस होना चाहिए। सो कैसे ये होगा, तो इट ऑल बिगिन्स विद ए पर्सन। मैन मेकिंग एजुकेशन हम एक सिलेबस बना सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए वेयर आर द टीचर्स। स्वामी विवेकानंद का वेयर आर मेन, हम बातें तो बहुत कर सकते हैं बट वेयर आर मेन। सो कुछ लोग जो हु आर ट्रूली ट्रेन्ड एंड ट्रूली इंस्पायर्ड टू डू दिस वर्क, दे शुड कम इनटू पिक्चर। वो लोग कर पाएंगे इसको। রামকৃষ্ণ মিশনের এই অভিজ্ঞতা থেকে খোঁজ 24 আপনাদের একটা কথা বলতে চায়, যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছেন তাদেরকে একটুখানি সচেতন হতে হবে যে 99% মার্কস নয়, 99% মনুষ্যত্ব তৈরি করুন, তবেই আপনার স্কুলের আপনার কলেজের একটা খুব সুন্দর নাম হবে, যেরকম সারা ভারতবর্ষে রামকৃষ্ণ মিশনের নাম। আমরা গেছিলাম নবাবের শহর, হ্যাঁ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, লখনৌ। ওখানে গিয়ে কি কি দেখলাম আগে চলুন সেগুলো দেখি। নবাবের শহরে আমরা কিন্তু টোটো করে ঘুরলাম, আর অনেক কিছুই যেতে যেতে দেখতে পেলাম। তার মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য ব্রিজ, যেটাকে বলা হয়
পাক্কা ব্রিজ যেটা ইংরেজরা বানিয়েছিল সেটাও কিন্তু আমরা দেখলাম। এবং এর পাশাপাশি কি বলবো, দেখবেন, চলুন দেখি আমরা 100 হাতির পার্ক, যেটাকে বলা হয় ভীমরাও আম্বেদকর পার্ক। আমরা আছি এখন লখনউতে, আমরা এসেছি আম্বেদকর পার্ক। আমাদের সাথে আছে ট্যুরিজম অফিস থেকে আমাদের দিয়েছে मोहम्मद समीर के, इज़ अ वेरी डायनामिक बॉय। समीर, कब बनाई ये पार्क? ये आज से सर 10 साल पहले बना है, और मायावती की सरकार जिस समय बनी थी उस दिन से ये पार्क बनना चालू हुआ था, और जिस दिन से सरकार ख़त्म हुई है उसी दिन से बंद हुआ है। 5 साल इसको बनने में लगा है पूरा। कितने एकड़ जगह है इसकी? कम से कम ये मान के चलिए कि 2 किलोमीटर की रेंज में है, अब ये बता सकते हैं। अब एकड़ तो नहीं बता सकते हैं, पूरा ग्राउंड मारेंगे तो 1.5-2 किलोमीटर की रेंज में आएगा। क्या क्या है एंटरटेनमेंट? कुछ है इसका एंटरटेनमेंट है, हाथी बने हुए हैं इसके अंदर, सब बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई, काशीराम जी की मूर्ति लगी हुई। देखने के टूरिज्म में बहुत अच्छी चीज़ है ये। बहुत लोग आते हैं बाहर से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ देखने। लखनऊ का समझिए ये भी एक हिस्सा हो गया, पहचान हो गई मायावती की उससे, कि लखनऊ में घूमने का एक ये भी पार्क बना दिया गया है। समीर, कितना हाथी का स्टैचू है इधर? ये लमसम 100 हाथी का स्टैचू होगा यहाँ पे, और इस यहाँ पे स्टैचू मायावती जी का भी है, काशीराम जी का भी है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का भी है, और भी स्टैचू बने हैं, बुद्ध जी का भी स्टैचू बना है, बुद्धा जी का, बहुत स्टैचू बने। इसको बनाने में 5 साल लगे हैं बनाने में। जिस समय से मायावती जी की सरकार आई थी, बहन जी की,
और उसी दिन से काम लगा था। उसकी जिस दिन ख़त्म हुई है उसी दिन से काम बंद हुआ है, समझिए एकदम फाइनल हो गया था। अच्छा, हाँ। अभी सब ये ओनली फॉर टूरिस्ट, हाथी देखने का और पार्क देखने के लिए ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया? जी हाँ, ये टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ इसको ही देखने के लिए। ये भी समझ लीजिए कि इतिहास में लिखा जाएगा, एक हिसाब से देखा जाए कि अम्बेडकर पार्क भी। পৌঁছলাম বিখ্যাত একটা জায়গা, আপনারা নিশ্চয়ই যারা লখনৌ এসেছেন তারা জানেন, ইমামবাড়া ভুলভুলাইয়া। হ্যাঁ, কিছু বাধা তো আমরা পেয়েছি সত্যি কথাই, কিন্তু বাধা অতিক্রম করেও আমরা সেই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছি কিছু মানুষের সাহায্যে। চলুন আজকে সেই দর্শনীয় স্থানগুলো আপনাদের দেখাই। समीर, ये इमामबाड़ा कितना पुराना है? ये दादा हम आए, आपकी पैदाइश भी नहीं हुई थी, आप भी नहीं पैदा हुए थे तब का ये इमामबाड़ा है। नवाब सिराजुद्दौला और आशिफुद्दौला ये सब यहाँ के नवाब थे। नवाबों के ख़ानदान का बनाया हुआ ये है। ये सामने रूमी गेट है, उनकी वाइफ का नाम था रूमी, उसी के नाम का ये गेट बनाया गया है। ये बहुत पुराना है, ये दिन में बनाया जाता था, रात में तोड़ा जाता था। इसीलिए कहा है जिसको ना दे मौला उसको दे आशिफुद्दौला। अच्छा। हाँ, जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी तो यहाँ के नवाब जब नहीं पकड़ लिए गए थे तो नवाब भागे नहीं थे। नवाब से पूछी था अंग्रेज़ आप क्यों नहीं भागे, तो नवाब ने कहा था मुझे जूती पहनाने वाला नहीं था मेरा नौकर, जो मैं क्यों भागा, इसीलिए वो भाग नहीं पाए थे दादा। तो इसीलिए ये बहुत पुराना है। ये दाल और चीनी का बनाया गया, उड़द की दाल का, और इसके अंदर कोई मसाला नहीं ऐड है। इसके अंदर सिर्फ यही सब पुराने ज़माने की दाल हो गई, छोटे छोटे और कंकड़ हो गए, छोटे सीमेंट वगैरह ऐसा कुछ? सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया गया है। ये इमारत 1773 में अवध के चौथे नवाब आसिफुद्दौला के ज़रिए बनवाई गई। इसको बनाने वाले कारीगर इस्फहान के रहने वाले थे, उनका नाम था किफ़ायतुल्लाह ख़ां, जो कि शिराज़ी के ग्रैंडसन थे, शिराज़ी जिन्होंने ताजमहल बनाया। कहा जाता है, सुना जाता है कि इस इमारत में सुर्खी चूना, लाल मिट्टी, इसके चूने में सिंगाड़े गाटा, उड़द की दाल, बेल, शहद, इन सब चीज़ों को मिला के बनाया गया ताकि स्ट्रॉन्ग बने। और इसमें सरिया, सीमेंट वगैरह, सीमेंट तो उस ज़माने में ईजाद नहीं हुआ था, लोहे का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि लोहे की जगह पर
डाटदार कमानों का प्रयोग किया गया है, डाटदार कमानों का प्रयोग किया है। लखौरी के ऊपर लखौरी रख के डाट बांधी गई है और उसके ऊपर वज़न को लादा गया है। इमाम बाड़ा, इमाम जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इमाम माने होता है रहबर, यानी कि धार्मिक गुरु। उसकी याद में अवध के चौथे नवाब आसिफुद्दौला ने ये इमाम बाड़े की तामीर करवाई थी। वो धार्मिक गुरु मुक्तिदाता, उसका नाम हुसैन, हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड इनकारनेशन ऑफ गॉड। अल्लाह का वो अवतार, ईश्वर का वो अवतार जिसका नाम इमाम हुसैन, जो मुक्तिदाता है, सबसे मिट का जो मुक्तिदाता है उसका नाम है हुसैन। जिसको कहीं से मुक्ति ना मिल रही हो, 84 लाख योनियों के बाद, मनुष्य शरीर पाने के बाद, सर्वधर्म किसी भी धर्म में पैदा होने के बाद अगर उसका मुक्ति मार्ग ना मिल रहा उसको तो उस मुक्ति मार्ग का नाम है हुसैन। ये कितने एकड़ जगह में है ये 5 एकड़ लैंड में बनी है। ये पूरा बड़ा इमामबाड़ा जो है 5 एकड़ लैंड में बनी है। भूल भुलैया खुद अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन व्यवहारिक उदाहरण के तौर पे हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि भूल भुलैया में कहा जाता है कि 1024 रास्ते हैं, 1023 रास्ते गलत हैं और एक रास्ता सही है। बाहर से आने वाले पर्यटक इसके अंदर जाते हैं और बहुत सारे लोग गाइड लेते हैं और बहुत सारे लोग गाइड नहीं लेते हैं। जो लोग गाइड लेते हैं वो लोग भी भूलते हैं और जो लोग गाइड नहीं लेते हैं वो लोग तो ज़्यादा ही भूलते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो लोग गाइड लेते हैं वो 1 घंटे के अंदर बाहर निकल जाते हैं गाइड के साथ, और जो लोग गाइड नहीं लेते उनको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं।
एक्चुअली सेवा जो है ना सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन के हिसाब से है, और सेवा महिलाओं की ग्रुप है। कुछ महिलाएं आज तो बहुत सारी महिलाएं हो गई हैं, वरना पर कभी 5-6 महिलाएं का ग्रुप हुआ करता था, धीरे धीरे बढ़ता गया कारवां, और आज कम से कम 4000 लेडीज़ वर्कर हैं हमारे सेवा में ही। तो ये महिलाओं की संस्था, इसलिए महिलाएं ही काम करती हैं पूरा। पहले क्या होता था कि पहले जो चिक होते थे ना, जो पर्दे आजकल फैंसी हैं, उसकी जगह पे चिक, बांस के जो पर्दे हुआ करते थे, चिक उसको बोलते हैं, उसके पीछे बैठ के लड़कियां औरतें काम बनाती थी, तो इसलिए इसका नाम एक तरीके से चिक से रिलेटेड है, तो चिकन रखा, थोड़ा सोबर नाम होता है इस वजह से। जितने भी वर्क हैं ना, आज से बहुत पहले, बहुत से जैसे अब जैसे नवाबों के ज़माने का तो है ही है सर। नवाब आपने देखा होगा, लखनऊ के नवाबों के अंगरखे पे, टोपियों पे काम बनता है, वो आज का नहीं, बहुत पुराना काम है, क्योंकि नवाब आज के हैं नहीं, 200 साल पुराने थे। तो ये चिकन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। यहाँ से 100-150 किलोमीटर दूर के विलेज एरिया है, वहाँ भी चिकन बनता है। चिकन लखनऊ सिटी में भी बनता है। मेनली इसमें खासियत क्या है? ये खासियत मेन है, जैसे समर के हिसाब से होता है। चिकन हमारा जितना भी है सब गर्मी में लोग पहनते हैं, पसंद भी करते हैं, क्योंकि गर्मी में लोग पतला कपड़ा और लाइट वेट पहनते हैं और कॉटन पहनते हैं, और चिकन हमारा मैक्सिमम कॉटन में बनता है, इसलिए लोग गर्मी में पहनते हैं। कुर्ता, जेंट्स कुर्ता, लेडीज़ सूट, साड़ीज़, आजकल तो ट्रेड में कुर्तीज़ और टॉप्स भी आ गया, वरना पहले साड़ी सूट ही ज़्यादा चलता है। कितना आउटलेट है टोटल लखनऊ में? हमारी सेवा के नाम से 3 या 4 होंगी, 4 हैं। जो वर्क होता है ना, ये हाथ से बनता है, इसमें टाइम बहुत लगता है। अब यही मशीन से बनाना हो ना, मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा, कम से कम 100 सूट तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक सूट को बन के तैयार होने में 3 से 4 महीना लगता है यही सूट को, इसीलिए इसमें टाइम प्रोसीजर ज़्यादा लगता है। নবাবের জায়গায় এসছি, কাবাব হবে না? হতেই হবে। আজকে চলুন দেখি কাবাবের জায়গায় কি কি কাবাব লখনউতে তৈরি হয় এবং কেন মানুষ দৌড়ে দৌড়ে আসে লখনউতে এই কাবাব খেতে। চলুন আজকে তারই কিছু অংশ আপনাদের দেখাই। देखिए सर, कबाब इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं और इनका जो बनाने का तरीका है वो वर्ल्ड फेमस है। अगर मान लीजिए आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और आप ओल्ड एज पे चले गए, जबकि लोग मांस मच्छी नहीं खा पाते हैं, तो उनके बिहाफ पे कहीं ना कहीं ये कबाब वरदान के जैसा है कि आप जैसे ही आप मुंह में रखते हैं वो मेल्ट हो जाता है। तो एक तो ये इसकी स्पेशलिटी है, और जो यहाँ पे हर्ब्स और जो भी स्पाइसेस यूज़ होते हैं वो जल्दी और कोई यूज़ कर नहीं पाता है, तो इसको मैरिनेट किया जाता है, काफ़ी वक्त के लिए रखा जाता है, उसके बाद भी प्रिपेयर होता है। देखिए लखनऊ में ज़्यादातर कबाब जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो गलावट है, गलावट कबाब ज़्यादा फेमस है। तो क्या मटन से बनते हैं? जी, मटन का भी बनता है, बीफ का भी बनता है। मोस्ट ऑफ देम मटन, जो जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं, जैसे कि जो लोग बीफ नहीं खाते हैं तो उनके लिए मटन बनाते हैं, जैसे हम लोग मटन का इस्तेमाल करते हैं। बाकी और लोग जो है बीफ का भी बनाते हैं। और चिकन का क्या क्या मेनली? चिकन का मोस्टली जो हमारी शॉप पे वो आप चिकन मसाला खा सकते हैं, और रोस्टेड भी खा सकते हैं और बटर चिकन भी खा सकते हैं। चिकन मसाला हमारा बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है और उसको प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा है, इसीलिए कस्टमर बहुत दूर दूर से खाने आते हैं। कितना पुराना है आपका? सर ये 35 ईयर्स ओल्ड हो गया है। सर स्ट्रीट फूड देखिए बहुत ज़्यादा है। स्ट्रीट फूड बेसिकली आप गोमती नगर चले जाएंगे, गवर्नमेंट ने पूरी एक लेन बना दी है। स्ट्रीट फूड में बस प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता है। जो मटेरियल्स हैं, जो आपके स्पाइसेस हैं या जो ऑयल है,
वो इतना अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसलिए हम कभी सजेस्ट नहीं करते हैं कि स्ट्रीट फूड पे आप खाना खाएं। ठीक है, प्रॉपर रेस्टोरेंट में हमारी एक पूरी अथॉरिटी होती है, एक हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अच्छा सर्व करें ताकि कस्टमर हेल्दी भी रहे, उसको अच्छा भी लगे। अगर कोई दर्शक आना चाहते हैं, टूरिस्ट आना चाहते हैं, कौन सा कबाब आप उनको सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं उनको गलावट कबाब सजेस्ट करूँगा, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी शामी भी हम बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम लोग गलावट कबाब को प्रेफर करते हैं, तो गलावट कबाब भी मैं प्रेफर करूँगा। কবাবের কাবাব থেকে কিন্তু আমরাও বঞ্চিত হলাম না, আমি সঞ্জয় সবাই সত্যি কি স্বাদ উপভোগ করলাম। যারাই লখনৌ যাবেন অতি অবশ্যই কাবাবের স্বাদ একবার নেবেন। প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নমস্কার।